नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं नारी तेरी किस्मत। जो लोग नारी को कमजोर समझते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि नारी कमजोर नहीं होती है। नारी ममता और धैर्य की मूर्ति होती है। नारी को अपराजिता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। अगर नारी सृजन कर सकती है तो नारी विध्वस्त भी कर सकती है। किसी नारी को इतना परेशान मत करो कि उसे दुर्गा से काली का रूप लेना पड़े। मित्रों, अगर इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। चलिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजीव, माँ, मैं रश्मि से बात करता हूँ कि वो अपने पापा से दहेज के पैसों की मांग करे। भगवान करे तलाक की नौबत ही ना आए। राजीव अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसका मूड अब इतना खराब हो चुका था कि वह चाह कर भी घर से बाहर ना निकल सका। उसे समझ ना आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो रश्मि के साथ उसके रिश्ते पहले से ही बद से बदतर हो चुके थे, वहीं दूसरी ओर माँ के ऐसे फैसले से ना जाने उसकी जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला था। ये ना तो राजीव को ही पता था और ना ही रश्मि को। राजीव अपने माँ बाप की बातों के जाल में पूरी तरह उलझ चुका था। वो बार बार निकलने की कोशिश भी करता, पर आखिरी में वो अपने माँ के शब्दों के जाल में ही फंस जाता। राजीव सोचने लगा कि माँ सच ही तो कह रही थी कि रश्मि मुझसे प्यार नहीं करती। अगर उसे मुझसे इतना ही प्यार था तो उसने आज तक मेरे लिए अपने पापा से बात क्यों नहीं की? उसने अपने पापा से क्यों नहीं बताया कि मैंने 10 लाख रुपए की मांग की है? नहीं, माँ सही कह रही थी, मैं इसका फैसला आज ही करके रहूंगा। राजीव के मन मस्तिष्क में उसके माँ के हाथों से सुलगाई हुई एक छोटी सी चिंगारी ने अब बहुत बड़ी अग्नि की लपटों का रूप ले लिया था, जिससे अगर कोई जल रहा था तो वो स्वयं राजीव ही था। बस क्या था, उसी दिन रात को राजीव ने अपने मन के तारों को रश्मि के सामने बजाना शुरू कर दिया। राजीव, रश्मि, अब बहुत हो चुका है। मुझे अभी और इसी वक्त एक फैसला करना है। रश्मि, जो बकना है जल्दी बको, वैसे भी तुम्हारे फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। राजीव, मेरी बातें तुम्हें फालतू लगती हैं? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। रश्मि, तो? राजीव, तो क्या? तो समझ गया, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार है ही नहीं। नहीं, और ना कभी था। रश्मि, वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अपने प्यार की ही तो सजा भुगत रही हूँ जो तुम्हें पागलों की तरह झेल रही हूँ। राजीव, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। रश्मि, जब तुम्हें पता है कि मेरी जुबान तेज चलती है तो तुम मुझसे बातें ही क्यों करते हो? राजीव, तुमसे बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। रश्मि, तो फिर अपनी जुबान को लगाम लगा करके रखो। राजीव ने कहा, तुम्हें मुझसे बातें करने का कोई शौक नहीं है तो मुझे भी तुमसे बातें करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि या तो तुम अपने पापा से 10 लाख रुपए मांग करके लाओ या फिर तुम मेरा पिंड हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। रश्मि, तुम्हारा पिंड क्या मतलब है? मैंने तुमसे शादी की है, कोई भाग के नहीं आई हूँ कि तुम्हारा पिंड छोड़ दूं। राजीव, देखो रश्मि, तुम्हें जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो। ये तो तुम अपने पापा से पूरे 10 लाख रुपए मांग करके मुझे दोगी या फिर मजबूरन मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। रश्मि रोते हुए, तुम लालची लोगों से और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है? राजीव, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन लालची है और कौन नहीं। राजीव ने रश्मि को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि या तो अपने पापा से दहेज के 10 लाख रुपए की मांग करे या फिर तलाक के लिए तैयार रहे।
राजीव की बातों से रश्मि के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा चोट पहुंचा था, जिसका मरहम मार्केट में भी कहीं ना था। रश्मि तो राजीव का शकल भी देखना ना चाहती थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक औरत होने के नाते उसे अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत रखनी थी, लेकिन पानी अब सिर के ऊपर से बह रहा था। रश्मि चाह कर भी कुछ ना कर पा रही थी। रश्मि का दम घुटने लगा था। रश्मि की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रश्मि ने बहुत कोशिश की कि आंसुओं को रोक ले, पर उसका यह कोशिश भी नाकाम ही रहा। रश्मि ने बीते 8 सालों में अपने ससुराल वालों के डट कर के मुकाबले किए थे, जो कि वाकई में काबिले तारीफ था, पर रश्मि अब थक चुकी थी। रोज रोज के चिल्लम चिल्ली और किचकिच से वो परेशान हो चुकी थी। उसे अब राजीव से रत्ती भर भी लगाव या मोह माया ना था। रश्मि भी अब राजीव के साथ रहना नहीं चाहती थी, पर तलाक से पहले वो अपने बेटे राहुल के भविष्य को सोच करके ही कांप जाती थी कि बिना बाप के उसका जीवन कैसा होगा। रश्मि ने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपने उस दृढ़ संकल्प का गला घोंट दिया, जिसको वो पिछले 8 सालों से संभालते हुए आई थी। रश्मि ने मन में विचार किया कि वह अपने मायके जाएगी और अपने पापा से पैसों के लिए बात करेगी। रश्मि ने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और बिस्तर पे लेट गई। उसे ना जाने कब नींद आ गई, उसे खुद भी पता ना चला। अब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरणें घर के अंदर बिना किसी रोक टोक के झांक रही थी। मंद मंद हवाएं शीतलता का अनुभव करा रही थी, पर हवाओं की शीतलता और सूर्य की मनमोहक किरणों का रश्मि के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ने वाला था। रश्मि ने ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग कराई और अपने बेटे राहुल के साथ अपने मायके मोतिहारी के लिए अगले ही दिन रवाना हो गई। ट्रेन तो अपनी गति से एक ही पथ पर दौड़ रही थी, पर रश्मि के मन की गति का तो कोई ठिकाना ही ना था और ना ही उसके पथ का। रश्मि का मन कभी बीते हुए कल में गोते लगाता तो कभी भविष्य की तूफानों के चक्कर लगाता। रश्मि रास्ते भर यही सोचती रही कि काश उसने अपने माँ के बातों को मान लिया होता और राजीव से शादी ना की होती, तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चाह कर भी कुछ ना किया जा सकता था। देखते देखते रश्मि के ट्रेन का सफर भी खत्म हुआ और वो अपने घर पहुंच गई। रश्मि ने अपने घर का डोर बेल बजाया तो पंकज ने दरवाजा खोला। पंकज खुशी के साथ चिल्लाते हुए, अरे दीदी तुम? रश्मि मुस्कान के साथ, हाँ भैया मैं। पंकज रश्मि का पांव छूते हुए, प्रणाम दीदी। रश्मि खुश रह। पंकज, दीदी खुश रहने से काम नहीं चलेगा, पहले ये बताओ मेरे लिए क्या लाई हो। रश्मि मुस्कुराहट के साथ, अरे भैया अंदर भी तो ले चलोगे या सारी बातें यहीं पर कर लोगे? तभी अंदर से आवाज आई, अरे पंकज कौन है? पंकज, अम्मा दीदी आई है। रश्मि की माँ, दीदी आई है? पंकज, हाँ अम्मा। रश्मि की माँ बाहर आ जाती है और कहती है, रश्मि की माँ, पंकज तू इसे परेशान क्यों कर रहा है? चल पहले रश्मि का सामान अंदर ले चल। पंकज, ले चल रहा हूँ अम्मा, मैं तो दीदी से बस मजाक कर रहा था। रश्मि की माँ, ये तेरी मजाक करने की उम्र नहीं है। पंकज, अरे अम्मा दीदी के लिए तो मैं हमेशा उसका छोटा भाई ही तो रहूँगा। रश्मि की माँ, ठीक है, चल पहले सारा सामान अंदर ले चल। रश्मि अपनी माँ के साथ अंदर घर में जाते हुए, रश्मि, अरे अम्मा काहे उसे डांट रही हो, रहने दो ना, बच्चा है। रश्मि की माँ, अब कुछ दिन में इसकी शादी होगी और तुम कह रही हो कि बच्चा है। रश्मि अपने माँ का पाँव छूते हुए, अरे अम्मा हम बातों बातों में तो आपको प्रणाम करना ही भूल गए। प्रणाम अम्मा। अरे राहुल नानी को प्रणाम करो। राहुल अपनी नानी का पाँव छू के प्रणाम करता है। रश्मि की माँ, खुश रहा बिटिया। बिटिया वो दामाद जी नजर नहीं आ रहे हैं। रश्मि, अम्मा वो उनको ऑफिस में काम था, उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए हम अकेले ही आ गए। रश्मि की माँ, लेकिन यूं अचानक, ना कोई खोज ना कोई खबर, सब ठीक तो है ना? रश्मि, हाँ अम्मा सब ठीक है, लेकिन वो कहा है ना कि हमको आप सब के ना बहुत ही याद आ रही थी, बस इसलिए हमने तत्काल का टिकट बनवा लिया और सीधा आप लोगों से मिलने चले आए। रश्मि की माँ ने कहा, बिटिया तुमने
तूने बहुत ही अच्छा किया। रश्मि, अम्मा पापा नजर नहीं आ रहे हैं। रश्मि की माँ, वो मार्केट गए हैं, आते ही होंगे। रश्मि, अच्छा माँ, अम्मा और सब बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। रश्मि की माँ, और सबको गोली मार और जाके पहले हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। रश्मि हाथ मुंह धोने चली जाती है और रश्मि की माँ चाय बनाने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद घर के डोरबेल बजती है। रश्मि की माँ, पंकज जाके दरवाजा खोल, तेरे पापा होंगे। पंकज दरवाजा खोलते हुए, पापा दीदी आई हैं। रश्मि के पापा, अच्छा कहाँ है? रश्मि को देख करके उसके पापा बहुत खुश होते हैं। तब तक रश्मि की माँ सबके लिए चाय बना के ले आती हैं। सभी चाय पीते हैं। रश्मि के पापा, बेटी इस बार तो मैं तुझे जल्दी ना जाने दूंगा, अब आ ही गई है तो कुछ दिन रुक करके जाना। रश्मि, हाँ पापा, मैं भी यही सोच रही थी। रश्मि को अपने मायके में रहते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, पर रश्मि की हिम्मत ना हो रही थी कि वो अपने मन की बात अपने पापा से कह सके। उधर रश्मि की सास मन ही मन खुश हो रही थी कि रश्मि अपने मायके गई है तो हो सकता है इस बार उसकी दाल गल ही जाएगी, पर मन ही मन यह भी सोच रही थी कि काश तलाक वाला आइडिया उसके दिमाग में पहले क्यों ना आया। रश्मि अपने मन की बात बोलते उससे पहले ही रश्मि की माँ ने एक नया राग आलाप दिया। रश्मि की माँ, बेटा तुझे एक खुशखबरी देनी है। रश्मि, ओ क्या माँ? रश्मि की माँ, रश्मि तेरे पापा ने मार्केट में एक नई दुकान खरीद ली है, अब उन्हें अपने दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। रश्मि, माँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। रश्मि की माँ, वो तो है, लेकिन अभी पूरे पैसे हम नहीं दे पाए हैं उन्हें। रश्मि, और कितने बाकी हैं? रश्मि की माँ, वही कुछ 5 लाख के करीब और बाकी हैं। पूरे 13 लाख में तय हुआ था। हमने 8 लाख रुपए तो दे दिए हैं, लेकिन उसमें भी 2 लाख के करीब हमने इधर उधर से मांग के पूरा किया है। रश्मि, अच्छा रश्मि, अम्मा पापा बाकी के पैसों का पेमेंट कैसे करेंगे? रश्मि की माँ, तेरे पापा ने बोला है कि बाकी के पैसे वो किस्तों में अदा करेंगे। रश्मि, अम्मा पापा इतने सालों में इतने भी पैसे जमा ना कर पाए कि वो पूरा पेमेंट कर सकें। रश्मि की माँ ने कहा, कहाँ से जमा करते? इस घर को बनवाने में, पंकज और तेरी पढ़ाई लिखाई में इतने खर्च जो लग गए। तू खुद याद कर, जब तू पटना हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी तो क्या तेरे पापा ने तुझे समय समय पर पैसे नहीं भेजे? तेरी हर डिमांड को पूरा नहीं किया? क्या तेरे हर फैसले में तेरा साथ नहीं दिया? रश्मि, अरे अम्मा हम कुछ नहीं भूले हैं, हमको सब याद है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। रश्मि की माँ, रश्मि तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। रश्मि, अपने बारे में अम्मा हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रश्मि की माँ, मेरा मतलब था कि तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, तूने उनके बारे में कुछ बतलाया नहीं। रश्मि, अम्मा मेरे ससुराल में सब लोग ठीक ठाक हैं और मुझे तो सब बहुत ही प्यार करते हैं। रश्मि की माँ, भगवान करे तुझे सब यूं ही प्यार करते रहें। रश्मि और उसकी माँ बात कर ही रहे थे कि तभी पंकज ने आवाज दी, अरे अम्मा जरा चाय तो बना दो। रश्मि की माँ, ठीक है अभी बनाते हैं। रश्मि की माँ चाय बनाने चली गई, लेकिन इधर रश्मि की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक ना पाई थी। यह तो सिर्फ और सिर्फ रश्मि ही जानती थी कि अब से कुछ देर पहले उसने अपने माँ से जो कुछ भी बोला था वो सब सरासर झूठ था। उसके ससुराल में उससे कोई भी प्यार नहीं करता, अगर करता था तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। पर रश्मि के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी ना था। अब तो रश्मि चाह कर भी अपने मन की बात अपने माँ बाप को ना बता सकती थी कि इस बार उसके घर आने का मकसद क्या था। रश्मि के पास ससुराल वापस लौटने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी ना बचा था, लेकिन खाली हाथ बस यही सोच करके वो परेशान थी। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब रश्मि ने अपने वापसी के ट्रेन भी पकड़ लिया। रश्मि ने ससुराल पहुंच करके जैसे ही अपना पहला कदम घर के दहलीज के अंदर रखा, वैसे ही एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रश्मि की सास की थी। रश्मि सहमी सी वहीं रुक गई और बोला, रश्मि
क्यों माँ जी, क्या हुआ? रश्मि की सास ने कहा, हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर तू ये बता कि तू पैसे लाई है या नहीं। रश्मि गुस्से में, नहीं लाई। रश्मि की सास, तो फिर तू इस घर के अंदर नहीं रह सकती, अपना कोई दूसरा ठिकाना देख ले। रश्मि, ये मेरा घर है और मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक इस घर को छोड़ करके जा सकती हैं। रश्मि की सास, रश्मि, आजकल तेरी जुबान कैंची के जैसे चलने लगी है, लेकिन अगर मैंने भी इस पे लगाम ना लगाया तो मैं तेरी सास नहीं। रश्मि जी, रश्मि माँ जी, आपको जो करना है करो, लेकिन भगवान के लिए अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। रश्मि अपनी सास से ज़्यादा बहस ना करना चाहती थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई और रश्मि की सास चाह कर भी कुछ ना कर पाई। लेकिन रश्मि की सास किसी भी कीमत पर हार ना मानना चाहती थी, इसलिए उसने राजीव को फ़ोन लगाया और उसे रश्मि के आने की सूचना दी। राजीव घर शाम को जल्दी ही आ गया। रश्मि अभी उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही राजीव ने उससे कहा, राजीव, ये लिफाफा तुम्हारे लिए है, तुम इसे खोल करके ठीक से पढ़ लो और दस्तखत कर दो। रश्मि, क्या है ये? राजीव, तुम खुद ही देख लो। रश्मि लिफाफे को खोलती है और कुछ देर की खामोशी के बाद बोलती है, रश्मि, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। राजीव, हाँ, दिखा दी अपनी औकात। रश्मि, राजीव, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? राजीव, मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस इस तलाक के पेपर पे दस्तखत कर दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। रश्मि, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता, तलाक तुम मुझे देना चाहते हो, मैं नहीं, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगी। राजीव, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस तलाक के पेपर पे दस्तखत कैसे नहीं करती हो। रश्मि, नहीं करूँगी। रश्मि गुस्से में तलाक के पेपर को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देती है और राजीव के मुंह पे फेंक देती है। राजीव को गुस्सा आ जाता है और वह रश्मि के गाल पे एक जोड़ का थप्पड़ जड़ देता है। रश्मि भी अपना आपा खो बैठती है और राजीव को बदले में एक जोड़ का थप्पड़ वो भी जड़ देती है। राजीव रश्मि के थप्पड़ से पागल हो जाता है और रश्मि को एक जोर का धक्का देता है। रश्मि दीवार से जाके टकराती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। रश्मि वहीं अपना सिर पकड़ करके बैठ जाती है। राजीव, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। राजीव कमरे से बाहर चला जाता है और रश्मि की आंखें एक बार फिर आंसुओं से डबडबा जाती हैं। रश्मि अपने आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी होती है और अपने मन में एक संकल्प लेती है कि आज के बाद वो सबका डट के सामना करेगी। जरूरत पड़ी तो वह पुलिस की मदद भी लेगी, पर तलाक के पेपर पे किसी भी कीमत पे दस्तखत नहीं करेगी। इधर राजीव भी अपनी जिद के आगे अपने घुटने टेकना ना चाहता था। बस यही कारण था कि वह अब किसी भी कीमत पे रश्मि से छुटकारा पाना चाहता था, पर किसके इस जिद की उसे कौन सी कीमत अदा करनी थी, इसका उसे तनिक भी अंदाजा ना था। अतः राजीव अपने वकील के पास वापस गया और बोला, राजीव सर, मेरी पत्नी ने तलाकनामे पे दस्तखत करने से मना कर दिया है। वकील, सॉरी, तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। राजीव, वकील साहब प्लीज ऐसा मत कहिए, अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो मेरी मदद कौन करेगा। वकील ने कहा, राजीव इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तलाक लेने के लिए तुम दोनों पति पत्नी को आपस में सहमत होना जरूरी है। जब तक तलाकनामे पे तुम दोनों के दस्तखत ना होंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजीव, लेकिन रश्मि तो दस्तखत नहीं करेगी, वह बहुत जिद्दी है। वकील साहब, कोई और रास्ता नहीं है? वकील, है ना। राजीव, वो क्या है, जल्दी बताइए। वकील ने कहा, तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। राजीव, मतलब अफेयर। वकील, हाँ अफेयर। राजीव, वकील साहब आपका दिमाग तो ठीक है ना, रश्मि का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। कब कहा कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ कोई अफेयर है। राजीव, तो वकील मेरा मतलब है, अगर तुम साबित कर पाओ कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ कोई अफेयर है और वह तुम्हें धोखा दे रही है तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। राजीव, पर वकील साहब ये संभव नहीं है।
वकील, क्या संभव है और क्या असंभव है ये पता लगाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना, सो मैंने दिखा दिया। अब तुम समझो और तुम्हारा काम जाने। वकील को जो कहना था वो तो कह करके चला गया, पर राजीव को बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा था कि अब वो क्या करे। राजीव अच्छी तरह से जानता था क्योंकि राजीव अच्छी तरह से जानता था कि रश्मि से तलाक लेना इतना आसान भी ना था, और रश्मि का किसी और के साथ कोई अफेयर भी नहीं था, पर उसे कोई तो रास्ता चुनना ही था। इसलिए राजीव ने मन में सोचा कि क्यों ना एक बार रश्मि के बीते कल में झांक के देखा जाए कि वाकई में रश्मि का कोई बीता कल था भी या नहीं। पर लाख कोशिशों के बाद भी राजीव के हाथ कुछ ना लगा। राजीव की परेशानी का सबब तब बढ़ गया जब उसकी मां ने राजीव का जीना हराम कर दिया। पर राजीव भी क्या करता, रश्मि से पीछा छुड़ाना इतना आसान भी तो ना था। वैसे भी रश्मि की कोई गलती ना थी। अगर वाकई में कोई गलत था तो वो थी रश्मि की सास, जो पैसों की लालची थी और पैसे के पीछे पागल थी। पर राजीव के तो जैसे आंखों पे पर्दा पड़ चुका था। उसे अपनी माँ में कोई गलती ही ना दिखती थी। राजीव का एक दोस्त था मुकुल। राजीव ने मुकुल से बोला, राजीव यार मुकुल, मैं रश्मि से तलाक चाहता हूँ। मुकुल, क्यों? राजीव ने कहा, देख, तेरे क्यों का तो जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मुकुल, यार तू तो खामोखा गुस्सा हो रहा है। राजीव, तो तू बात ही ऐसी कर रहा है। मुकुल, यार तो मैं तेरे भले के लिए ही पूछ रहा था। राजीव, छोड़, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। मुकुल ने कहा, यार बता तो सही, क्या मदद करनी है? राजीव ने कहा, ना ना, तू रहने ही दे। मुकुल, चल अब गुस्सा थूक दे और बता दे, प्लीज बता ना। राजीव, रश्मि तलाक के पेपर्स साइन नहीं कर रही है। मुकुल, तो? राजीव, तो हमारा तलाक नहीं हो सकता। मुकुल, तो इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? राजीव, मेरे वकील ने मुझे एक आइडिया बताया है। मुकुल, क्या? राजीव, यार उसका कहना है कि अगर ये साबित हो जाए कि रश्मि का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है तो शायद वो मुझे रश्मि से मेरी तलाक दिलवाने में मेरी मदद कर सके। मुकुल, यार तेरी बातें मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। राजीव, देख, तुझे मेरी मदद करने के लिए रश्मि के साथ एक अफेयर करना पड़ेगा। मुकुल, कैसा अफेयर? किसका अफेयर? तू पागल हो गया है क्या? होश में तो है? तू क्या बोल रहा है? राजीव, हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुकुल, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राजीव, अरे यार, एक नाटक ही तो करना है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे कुछ भी ना होने दूंगा। मुकुल, पर बलि का बकरा तू मुझे ही क्यों बना रहा है? राजीव, क्योंकि तू मेरा इकलौता ऐसा दोस्त है जिससे रश्मि ना तो कभी मिली है और ना ही पहचानती है। मुकुल, यार ये नहीं होगा मेरे से। राजीव, प्लीज कोशिश तो कर। मुकुल, लेकिन? राजीव, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुकुल, ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राजीव, तू बिल्कुल बेफिक्र रह, तुझे कुछ नहीं होगा। मुकुल ने राजीव को तो हाँ बोल दिया, पर अब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि रश्मि से बात करने की शुरुआत कैसे करे। मुकुल ने इस काम के लिए फेसबुक का सहारा लिया और रश्मि का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाला, पर रश्मि ने मुकुल के रिक्वेस्ट को कोई भी रिस्पांस ना दिया। फिर मुकुल ने एक नया तरीका सोचा और रश्मि को टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया। टेक्स्ट मैसेज की बातचीत। मुकुल, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? रश्मि, कौन? मुकुल, पहचान लो। रश्मि, मैसेज आपने किया है, आप बताओ। मुकुल, जी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। रश्मि, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। आज के बाद आप मुझे गलती से भी कोई मैसेज मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुकुल, सॉरी रश्मि जी, आप तो बुरा मान गई। रश्मि, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुकुल, आज के सोशल मीडिया वाले युग में किसी के नाम को जानना कौन सी बड़ी बात है। रश्मि, देखो तुम्हारा बकवास बहुत हो गया। या तो तुम बताओ कि तुम कौन हो या फिर अपनी बकवास बंद करो। मुकुल, इतनी जल्दी भी क्या है? रश्मि गुस्से में अपने मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर दिया। मुकुल और भी कई मैसेज रश्मि को भेजता रहा, पर रश्मि को ना तो
उसका कोई मैसेज ही डिलीवर हुआ और ना ही रश्मि की तरफ से कोई रिप्लाई ही आया। इधर अगले दिन मुकुल ने राजीव को फोन करके बोला, मुकुल यार राजीव मुझसे ये काम नहीं होगा। राजीव क्या हुआ? मुकुल मैंने जैसे रश्मि से टेक्स्ट मैसेज से बातें की पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बात बनने वाली है। वो तो बड़े ही गुस्से से रिएक्ट कर रही थी। राजीव तू क्या चाहता है? रिमोट का बटन दबाया और काम हो गया। अरे ये बात इतना आसान भी नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हाँ इस काम को तुझे नामुमकिन से मुमकिन करके दिखाना है। मुकुल यार समझता क्यों नहीं है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है यार हम गलत कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मुझे माफ। राजीव यार तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ प्लीज यार। मुकुल नहीं यार मुझसे नहीं होगा। राजीव ठीक है नहीं कर सकता है लेकिन एक आखिरी प्रयास तो कर सकता है। अगर फिर भी तुझसे नहीं हुआ तो पक्का मैं तुझे इस काम के लिए दोबारा ना बोलूँगा। मुकुल पर यार। राजीव पर कुछ नहीं, बस आखिरी बार। मुकुल ठीक है लेकिन याद रखना आखिरी बार। राजीव ने कहा ओके डन। मुकुल ने फिर हाँ बोल दिया लेकिन उसकी आत्मा अंदर से बिल्कुल भी गवाही ना दे रही थी कि वो उस काम को करे। पर राजीव की बात को मुकुल लाख चाह करके भी नहीं टाल सका। मुकुल राजीव से एक आखिरी प्रयास का प्रॉमिस तो कर चुका था, इसलिए उसने एक बार फिर से रश्मि को टेक्स्ट मैसेज भेजा। इत्तेफाक से मुकुल का मैसेज डिलीवर भी हो गया। टेक्स्ट मैसेज की बातचीत। मुकुल हाय गुड मॉर्निंग। रश्मि की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मुकुल फिर भी मैसेज भेजता है। मुकुल सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रश्मि तुम हो कौन? मुकुल चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कम से कम आपका जवाब तो आया। रश्मि तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए? मुकुल माफी जी हमें आपसे माफी चाहिए। किस बात के लिए? ओ अपनी बकवास बातों के लिए। रश्मि ने कहा चलो कम से कम तुम्हें अकल तो आई कि तुम्हारी बातें बकवास हैं। चलो माफ किया लेकिन तुम हो कौन? मुकुल मेरा नाम मुकुल है। रश्मि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मुकुल एक दिन आप अपने घर के बाहर सब्जी ले रही थी तो पीछे से किसी ने आपको आवाज दी। रश्मि तब मैं वहीं था, मुझे आपका नाम याद हो गया। रश्मि और मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? अब ये मत बोलना कि ये भी किसी ने मुझे पीछे से पूछा था। मुकुल जी आपकी फेसबुक आईडी से ही। रश्मि पर ये गलत है। मुकुल सॉरी बोला ना। रश्मि इट्स ओके। मुकुल तो फिर आज से हम दोस्त। रश्मि मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। मुकुल पर अब हम अनजान नहीं रहे, अभी अभी तो हम दोनों ने अपना एक दूसरे को अपने बारे में बताया है। रश्मि वो तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। मेरे लिए तुम अभी भी एक अजनबी ही हो। मुकुल तो चलो अभी मिल करके इस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। रश्मि चलो अब फोन रखो, मुझे बहुत काम है। मुकुल ठीक है पर मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। रश्मि कोई भी जवाब नहीं देती। इधर मुकुल मन ही मन खुशी से पागल हो जाता है कि उसने अपने मकसद की पहली सीढ़ी तो चढ़ ली और राजीव को फोन करके बताता है। मुकुल और राजीव के बीच बातचीत जो होती है। मुकुल राजीव से मैंने आपने प्रॉमिस पूरा कर लिया है। राजीव इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अभी। मुकुल क्यों क्या हुआ? राजीव ने कहा हुआ तो कुछ नहीं पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। तुम अपने काम को जारी रखो, बाकी मैं सोचता हूँ कि अब आगे क्या करना है। मुकुल ठीक है जैसी तेरी इच्छा। मुकुल को जब टाइम मिलता तो वो रश्मि को मैसेज भेज देता। पहले तो रश्मि को मुकुल का मैसेज भेजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया रश्मि को भी मुकुल के मैसेज की आदत सी हो गई। रश्मि अब मुकुल के मैसेज का जवाब भी देती थी। देखते देखते दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और फोन पे बातचीत भी होने लगी।
अब रश्मि अपनी हर प्रॉब्लम को मुकुल के साथ शेयर करती और अपने मन को हल्का कर लेती। पर रश्मि को इस बात का तनिक भी अंदाजा ना था कि जिस मुकुल को वो अपना हमदर्द समझ रही थी, असल में वो एक ऐसा सांप था जो आने वाले दिनों में रश्मि को डसने वाला था। एक दिन मुकुल ने राजीव से बोला, मुकुल यार, अब तो इतने दिन हो गए और तूने अभी तक मुझे अपने आगे का प्लान बताया तक नहीं। राजीव, आगे का प्लान यह है कि अब ये फोन और मैसेज से बात करने से काम नहीं चलेगा। मुकुल, तो राजीव, तुम्हें रश्मि को घर से बाहर मिलने के लिए बुलाना होगा। मुकुल, क्यों, इससे क्या होगा? राजीव, जब रश्मि तुमसे मिलने आएगी तो मैं तुम दोनों की फोटो खींच लूंगा। मुकुल आश्चर्य से, फोटो? राजीव, हाँ फोटो। मुकुल, यार मैं समझा नहीं। मुकुल बोला, यार मैं समझा नहीं। राजीव ने कहा, तुम दोनों की फोटो को दिखा करके मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि ये दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है और फिर मुझे आसानी से रश्मि से तलाक भी मिल जाएगा। मुकुल, पर उसमें मेरा क्या फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो? राजीव ने कहा, यार तू तो खामखा परेशान हो रहा है। मुकुल ने कहा, बस जितना करना था मैंने कर दिया, अब मुझसे नहीं होगा। राजीव ने कहा, मुकुल देख, अगर तूने मेरा यह काम कर दिया मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता हूँ। मुकुल, कैसा प्रॉमिस? राजीव, अगर तूने यह मेरा काम कर दिया तो मैं तेरे को 25,000 रुपए जो तूने मुझसे उधार लिए थे वह मैं माफ कर दूंगा। अब सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है। मुकुल असमंजस में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है कि ठीक है, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर तुम इतना कर रहे हो तो मैं भी यह कोशिश कर लेता हूँ। अगले ही दिन मुकुल ने रश्मि को फोन किया और बोला, मुकुल, रश्मि, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? रश्मि, अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुकुल, क्यों पॉसिबल नहीं है? रश्मि, यार घर के इतने काम होते हैं और ऊपर से तुम राजीव को तो जानते ही हो, उसे तो बस लड़ने का एक बहाना मिलना चाहिए। मुकुल, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर कल मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ, पर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। रश्मि, जन्मदिन है तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। मुकुल, ठीक है। रश्मि, पर मिलने का जगह मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। मुकुल, ओके, तो फिर तुम ही बता दोगी कहाँ मिलना है। रश्मि, कॉफी शॉप में मिलते हैं, चलेगा? मुकुल, मैडम चलेगा नहीं दौड़ेगा। रश्मि, तो फिर डन। मुकुल ने कहा डन। अगले दिन रश्मि वायदे के मुताबिक कॉफी शॉप पे पहुंच गई। मुकुल वहां पहले से ही मौजूद था। मुकुल ने अपने बर्थडे केक को काटा और फिर दोनों ने कॉफी पार्टी को एंजॉय किया। राजीव ने पहले से ही एक लड़के को सबको समझा करके इन दोनों के पीछे लगा रखा था। उसने भी मौका देख करके मुकुल और रश्मि दोनों के बहुत से फोटोग्राफ ले लिए और राजीव को दे दिए। राजीव फोटोज को पाकर के बहुत खुश था क्योंकि उसे रश्मि से तलाक लेने की चाबी मिल गई थी, और मुकुल खुश था क्योंकि उसके 25,000 रुपए माफ हो चुके थे जो कि उसने राजीव से उधार लिए थे। हाँ, अगर किसी को इन सब से कोई फायदा ना हुआ था तो वो अकेली रश्मि ही थी। राजीव खुशी में इतना पागल हो चुका था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो क्या करने जा रहा था। अगली सुबह ही वो फोटोज के साथ अपने वकील से मिलने निकल चुका। आज राजीव के खुशी की तो कोई सीमा ही ना थी। उसे लगा कि उसने रश्मि से जीत हासिल कर ली, पर जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ भी ना था। ईश्वर को तो कुछ और ही पसंद था। राजीव अपने वकील के पास पहुंचा और बोला। राजीव ने कहा, सर, इस बार तो मैं ऐसा मसाला लाया हूं कि आप मेरी मदद करने में बिल्कुल भी मना ना कर पाएंगे। वकील ने कहा, ठीक है, पहले बैठ जाइए, फिर आराम से बताइए कि आपके पास कौन सा मसाला है। राजीव ने कहा, वकील साहब, मेरे पास रश्मि की कुछ तस्वीरें हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि उसकी किसी के साथ कोई अफेयर है। वकील, लाइए देखूं तो सही। राजीव अपना फोन वकील की ओर बढ़ाते हुए, लीजिए देख लीजिए। वकील सारी फोटोज देखने के बाद, वकील, राजीव जी ये क्या बकवास है? राजीव जी मैं कुछ समझा नहीं। वकील, ये तस्वीरें मेरे लिए कूड़ा हैं और कुछ नहीं।
राजीव, वकील साहब आप साफ साफ बोलिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। वकील, ये सारी फोटोज बेकार हैं, इनमें से एक भी हमारे काम का नहीं है। राजीव जी, आपने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसा ही फोटो आपको लाके दिया है, और अब आप ही कह रहे हैं कि इनमें से एक भी फोटो आपके काम का नहीं है। वकील, ये वो फोटोज नहीं है जो मैंने कहा था। मैंने तुमसे बोला था कि मुझे वो फोटोज चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि रश्मि का कोई दूसरे मर्द के साथ अफेयर है। राजीव, साफ साफ तो दिख रहा है इन फोटोज में कि रश्मि किसी गैर मर्द के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। वकील, मिस्टर राजीव, आज की दुनिया में ऐसे बहुत से कपल तुम्हें मिल जाएंगे जो ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई चक्कर या अफेयर है। ये आपस में दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ऑफिशियली स्टाफ भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। राजीव, तो आपको कैसी फोटो चाहिए? वकील, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन। राजीव, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन? वकील, हाँ, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन। राजीव, मैं समझा नहीं। वकील, मतलब जिसमें कपल फिजिकल रूप से एक दूसरे के बहुत ही करीब हो, लाइक एक दूसरे को चूमते हुए, एक दूसरे को बाहों में भरते हुए, वगैरह वगैरह। राजीव, पर यह तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं रश्मि की ऐसी कोई तस्वीर कभी खींच पाऊंगा। वकील, फिर तो तलाकनामे पे रश्मि के दस्तखत करने तक का इंतजार करो। राजीव, ये आप क्या कह रहे हैं? वकील, सॉरी राजीव, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वकील की बातों ने एक बार फिर राजीव को असमंजस में डाल दिया था। राजीव की खुशी एक पल में ध्वस्त हो चुकी थी। राजीव निराश हो चुका था, पर वह कर भी क्या सकता था। वह चुपचाप घर की ओर चल दिया। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगले दिन राजीव से ना रहा गया। वह इसे अपनी हार मान करके परेशान होने लगा, और तब उसने अपने मन में एक योजना बनाई और एक बार फिर मुकुल को फोन किया और बोला, राजीव, हेलो मुकुल। मुकुल, हेलो, हाँ बता क्या हाल है? तू तो बड़ा खुश होगा आज, तेरा रास्ता जो साफ हो गया है। राजीव, अरे यार नहीं, मेरी किस्मत इतनी तेज कहाँ है। मुकुल, अब क्या हुआ? राजीव, यार काम नहीं बना। मुकुल, काम नहीं बना मतलब? राजीव, मतलब वकील साहब का कहना है कि फोटोज काम के नहीं हैं। मुकुल, तो? राजीव, तो मेरा काम नहीं बन पाया। मुकुल, तो अब क्या करेगा? राजीव, वकील का कहना है कि थोड़ा फिजिकली क्लोज टाइप का फोटोज हो तो काम चल जाएगा। मुकुल, इम्पॉसिबल। अब तो तू भूल ही जा कि तू रश्मि से अपना पीछा छुड़ा सकता है। राजीव, यार तू कैसी बातें कर रहा है? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मुकुल, तेरा दोस्त हूँ, पर अपनी पत्नी को तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, फिर तू ही बता कि ये कैसे संभव है। राजीव, इस दुनिया में सब संभव है, प्लीज यार कुछ तो कर, मैं तेरा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मुकुल, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। राजीव, ठीक है यार, प्लीज कुछ कर। मुकुल ने दिमाग लगाया और अपनी प्लान के तहत उसने रश्मि से मिलना जुलना जारी रखा और धीरे धीरे उसका विश्वास पात्र बन गया। रश्मि भी अपनी सारी बातें मुकुल से शेयर करती। रश्मि अपने और राजीव के रिश्तों के बारे में भी मुकुल से बातचीत करती। एक दिन मौका देख करके मुकुल ने रश्मि से बोला। मुकुल ने कहा, रश्मि एक बात कहूँ? रश्मि, हाँ बोलो। मुकुल, तुम्हें राजीव से इतनी प्रॉब्लम है और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ वह तुम्हें दुख के सिवा और कुछ दे ही नहीं सकता, तो तुम उससे अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती हो? रश्मि, पीछा छुड़ा लूं, लेकिन कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? मुकुल, सिंपल है, वेरी सिंपल है। रश्मि, कैसे? मुकुल, तुम राजीव से तलाक ले लो। रश्मि, यार तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम भी वही बोल रहे हो जो आज तक राजीव बोलता आया है। मुकुल, हाँ तो इसमें बुरा क्या है? रश्मि, यार तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो एक बेटा भी है। मुकुल, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि तुम सारी की सारी तकलीफों से आज़ाद हो जाओगी? रश्मि, ये इतना आसान नहीं है। मुकुल, आसान है, बिल्कुल आसान है। राजीव की तलाक दो और अपनी एक खुद की जिंदगी शुरू करो, दूसरी शादी कर लो। रश्मि, दूसरी शादी? लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा? मुकुल, मैं करूंगा तुमसे शादी। रश्मि, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
मुकुल सॉरी, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। उधर रश्मि के मन मस्तिष्क में विचारों की तूफान बड़ी ही तीव्र हो चली थी। वह जिंदगी के ऐसे नाव पे सवार थी जहां से उसे चारों तरफ आंधी आंधी नजर आ रही थी, पर इस आंधी से बचने के लिए उसे किसी न किसी रास्ते का चुनाव तो करना ही था। पर कौन सा? यह चुनाव करना रश्मि के लिए इतना आसान भी ना था। पर जब भी रश्मि किसी रास्ते का चुनाव करती तो वो रास्ता मुकुल से होकर के ही गुजरता। इतने दिनों में रश्मि मुकुल को अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानने लगी थी और उस पर भरोसा भी करने लगी थी। पर रश्मि अपने बीते हुए कल के अनुभवों से अपरिचित भी ना थी। वह चाहकर भी ऐसे अनुभवों को दोबारा गले ना लगाना चाहती थी। वह जब भी मुकुल की बातों की ओर ध्यान देती तो उसे मुकुल में अपने बीते कल की परछाई नजर आने लगती। वह यह सोच करके अंदर तक कांप जाती कि कहीं मुकुल भी राजीव की तरह उसे धोखा तो नहीं देगा, या वह कहीं दोबारा वही गलती तो नहीं करने जा रही है जो आज से पहले वो कर चुकी थी। रश्मि के मन में चल रहे विचारों के द्वंद्व ने उसके मन के तूफान के आवेग को इतना बढ़ा दिया कि रश्मि को सिवाय भविष्य के डर के अलावा कुछ ना दिख रहा था। रश्मि ने जिस राजीव से प्यार किया था और उससे शादी की थी, आज वही राजीव उसके लिए जहर बन चुका था। तो फिर क्या गारंटी थी कि मुकुल वफादार होगा? बस यही प्रश्न बार बार रश्मि के मन में चल रहे तूफानों की तीव्रता को घटा बढ़ा रही थी। पर रश्मि ने सोचा कि जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान एक जैसा तो नहीं हो सकता है। और वैसे भी राजीव के साथ आगे की जिंदगी तो अंधकार में ही दिख रही है। अंततः रश्मि ने सोचा कि मेरे और मुकुल दोनों का दर्द तो एक ही है। राजीव भी मुझसे तलाक चाहता है और मुकुल भी तलाकशुदा है। मतलब हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। फिर एक दूसरे को हमसे अच्छा कौन समझ सकता है? बस यही सोच करके रश्मि ने मुकुल से मिलने का फैसला किया। रश्मि के मन का तूफान भी अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। रश्मि ने अगले ही दिन मुकुल को फोन लगाया और बोला। रश्मि ने कहा, मुकुल मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहती। मुकुल, कौन सी बातें? अभी क्लियर कर लेते हैं। रश्मि, नहीं अभी नहीं। मुकुल, मतलब? रश्मि, मेरा मतलब है फोन पे नहीं। मुकुल, ठीक है, फिर मिलके क्लियर कर लेते हैं। रश्मि, ठीक है। जैसा तय हुआ था उसी के मुताबिक रश्मि और मुकुल एक दूसरे से मिलने अपने घर के पास वाले पार्क में पहुंच गए। दोनों के बीच की बातचीत। मुकुल, हाय रश्मि। रश्मि ने कहा, हाय। मुकुल ने कहा, मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी। रश्मि, लेकिन मैंने हाँ भी तो नहीं किया ना। मुकुल, यार तुम मजाक क्यों कर रही हो? तुमने ही तो फोन करके बोला था कि तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद आया। रश्मि, हाँ बोला था, पर मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं कि तुम भी राजीव की तरह मुझे धोखा नहीं दोगे। मुकुल रश्मि से, माना कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन मैं दुनिया में अपनी बेटी से बहुत प्यार करता और मैं उसी की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन मुझे एक मौका तो दे करके देखो। रश्मि, राजीव को तो भी मैंने एक मौका ही दिया था, पर मुझे क्या मिला? रोज रोज की गालियां, ताने और बेवजह के थप्पड़। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। जानते हो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मुकुल, रश्मि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जरूरी तो नहीं है कि दुनिया का हर मर्द राजीव जैसा ही हो। वैसे मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। शायद तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सोचता जो आज तुम मेरे बारे में सोच रही हो। पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखो। रश्मि, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ खोया है तो वो है भरोसा। मुकुल रश्मि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, रश्मि प्लीज एक मौका तो दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना बेस्ट हूँ। रश्मि,
मुकुल कोई परवर नहीं, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रश्मि मुकुल के बातों में पिघल जाती है और रोते हुए मुकुल के गले से लिपट जाती है। रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। मुकुल भी मौके का फायदा उठाता है और रश्मि को अपनी बाहों में भर लेता है और रश्मि के माथे पे चुंबन जड़ देता है। उधर राजीव भी इसी पार्क में कहीं दूर बैठा एक शिकारी की भांति अपने बिछाए हुए जाल में अपने शिकार के फंसने का इंतजार कर रहा था। राजीव के इंतजार की घड़ियां भी अब समाप्त हो चुकी थी। राजीव ने समय ना गंवाते हुए मुकुल और रश्मि की बहुत सी तस्वीरें खींच डाली। राजीव जो चाहता था, जैसा चाहता था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बार राजीव ने अपने मकसद में फेल होने का तो कोई चांस भी ना दिख रहा था। रश्मि मुकुल से अलग होते हुए, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। राजीव मुझे माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मुकुल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रश्मि मुकुल तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मुकुल हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा। रश्मि आज तक राजीव मुझे तलाक की धमकी देता था, लेकिन अब मैं उसे तलाक दूंगी और अपने साथ हुए अत्याचार का बदला भी लूंगी। मुकुल रश्मि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इंडियन डाइवोर्स एक्ट के मुताबिक रश्मि के लिए यह काफी था कि वो अपने पति द्वारा किए गए मानसिक शोषण व अन्य यातनाएं के बदले उससे तलाक ले ले। पर अपने बेटे राहुल के भविष्य के बारे में सोच करके वह कुछ भी कदम उठाने से डरती थी। पर मुकुल का साथ पा करके तो जैसे उसकी सोच को रातों रात पर लग गए थे। बस यही कारण था कि रश्मि राजीव से तलाक लेने का फैसला सिर्फ एक झटके में ही कर चुकी थी। इधर अगर राजीव के केस में देखा जाए तो राजीव के पास पहले तो रश्मि से तलाक लेने की कोई वजह ही ना थी, क्योंकि अगर वह दहेज की मांग को गलती से भी पुलिस या कोर्ट को बताता तो कानून उसे और उसके घर वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता। पर इंडियन डाइवोर्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई पत्नी अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द से कोई रिलेशनशिप रखती है तो इसे एडल्ट्री केस बनाया जा सकता है और एक पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में पेटिशन भी डाल सकता है। और अब तो राजीव के पास जो फोटोग्राफ्स मौजूद थे वह सीधा सीधा यही इशारा कर रहे थे कि रश्मि और मुकुल के बीच इसी तरह का कोई रिश्ता था। रश्मि तो खुश थी, लेकिन रश्मि से भी ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह था स्वयं राजीव, क्योंकि वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और रश्मि को इसकी कानों कान भनक भी ना थी। रश्मि कोई कदम उठाती उससे पहले राजीव ने अपने कदमों को उठा लिया था और अगले ही दिन अपने वकील से मिलने भी जा चुका था। राजीव को देख करके वकील ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राजीव जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब, इस बार तो आपको मेरा और रश्मि का तलाक करवाने से कोई नहीं रोक सकता। वकील, लगता है कुछ बड़ा हाथ मार के आए हो। राजीव वकील की ओर लिफाफा बढ़ाते हुए, बस यही समझ लीजिए। वकील लिफाफे को खोलते हुए, ये हुई ना बात, अब इससे हमारा काम बन जाएगा। राजीव, वकील साहब कुछ और करना हो तो बताइए। वकील, अब जो करना है मुझे करना है, आप तो बस देखते जाइए। राजीव, ठीक है। राजीव ने अब तक जो किया वह सब कुछ उसने अपने सोचे समझे साजिश के तहत किया, लेकिन राजीव को अभी भी इस बात का तनिक भी अंदाजा ना था कि वो क्या कर रहा है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। उधर रश्मि भी अब दिमागी तौर पर राजीव से तलाक लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुकी थी। वो चाहती तो राजीव से बोल सकती थी कि वो उसे तलाक के पेपर्स ला के दे और वो उस पर खुशी खुशी दस्तखत कर देगी, पर रश्मि राजीव को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अब उसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब रश्मि अपनी तरफ से तलाक के पेपर राजीव को भिजवाना चाहती थी, लेकिन रश्मि इस कार में मुकुल की मदद चाहती थी। अतः रश्मि ने मुकुल को फोन लगाया, लेकिन कहते हैं ना हुई है वही जो राम रच राखा। रश्मि ने ना जाने कितने कॉल्स किए, कितने मैसेज किए, पर मुकुल ने रश्मि के किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। रश्मि बहुत घबरा सी गई, परेशान हो गई कि रश्मि ने किसी और के नंबर से कॉल किया। नंबर नया था, इसलिए मुकुल ने फोन कॉल को रिसीव कर लिया।
रश्मि, मुकुल सब ठीक तो है ना? मुकुल, हाँ सब ठीक है। रश्मि, फिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मुकुल, व्यस्त था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। रश्मि, तुम ऐसे कौन से काम में व्यस्त थे कि मेरा फोन रिसीव करना तो दूर, तुमने मेरे मैसेज तक का जवाब तक ना दिया। मुकुल, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं यहाँ खाली बैठा हूँ? जब तुम मुझे कॉल करोगी तो मैं तुम्हारा दौड़ करके फोन उठा लूंगा। रश्मि, मैंने ऐसा कब कहा? मुकुल, कब कहा? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। रश्मि, तुम खामखा गुस्सा कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? मुकुल, गुस्से में मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है तो मुझे आज के बाद दोबारा फोन मत करना। मुकुल ने फोन को कट कर दिया। रश्मि ने कई बार कॉल किया पर मुकुल का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। रश्मि का दिमाग अब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। उसके समझ में ना आ रहा था कि आखिर मुकुल को हो क्या गया है और वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, पर वो कर भी क्या सकती थी। रश्मि ने अगले दिन मुकुल को फिर फोन किया और बोला, रश्मि, मुकुल क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुकुल, है मेरी कोई पर्सनल मजबूरी जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। रश्मि, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? मुकुल, कुछ पर्सनल। सॉरी रश्मि, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। मुकुल, हाँ बोला था, पर सॉरी। रश्मि, तुम भी मुझे राजीव की तरह धोखा दे रहे हो। मुकुल, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी सोच ही गलत है। रश्मि, मैं गलत हूँ? मुकुल, रश्मि, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आज के बाद मुझे कोई कॉल मत करना। मुकुल ने फोन काट दिया। रश्मि की आंखों से एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तूफानों के अंधकार ने एक बार फिर रश्मि को अपनी आगोश में ले लिया था, पर रश्मि अभी भी ना टूटी। उसने अपने आप को संभालते हुए अपने आंसुओं को पोंछा। रश्मि ने सोचा, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मुकुल भी अगर शादी करने के बाद मुझे धोखा दे देता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना होती। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इधर कुछ दिनों के बाद ही रश्मि को राजीव के वकील की तरफ से तलाक का नोटिस आ गई, पर रश्मि ने फिर अपनी दस्तखत करने से मना कर दिया। तब राजीव ने बोला, राजीव, इस बार तुम दस्तखत करो या ना करो, मुझे तुमसे तलाक लेने से कोई रोक नहीं सकता। रश्मि गुस्से में, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजीव, एक बार नोटिस तो पढ़ो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ेगा। रश्मि नोटिस पढ़ती है और बोलती है, रश्मि, ये क्या बकवास है? राजीव, बकवास नहीं, हकीकत है। तुम बाहर में क्या गुल खिला रही है, मुझे सब पता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। रश्मि, तुम्हें मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए शर्म भी नहीं आती? राजीव, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। रश्मि, कैसी हरकतें? राजीव, तुम बाहर में जो रंगरलियां मना रही हो उसका भी सबूत है मेरे पास। राजीव ने रश्मि को वो फोटोग्राफ्स दिखाए जो उसने चुपके से खींच रखा था। रश्मि को तो जैसे एक झटका सा लग गया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, फिर भी उसने बोला, रश्मि, अच्छा तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। राजीव, तो मुझे तुमसे कौन सी ऐसी उम्मीद थी कि तुम मुझे ऐसे धोखा दोगी? रश्मि, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही थी, तुम्हें बस गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं। राजीव, रश्मि, तुम्हें जो भी बोलना है अब कोर्ट में बोलना, यहाँ सफाई देने से कुछ होने वाला नहीं है। रश्मि के पास कोई जवाब ना था। वह बिस्तर पर जाके लेट गई और खामोश थी। उसका सिर टेंशन के मारे फटा जा रहा था। अगर उसे राजीव के इरादों के बारे में तनिक भी खबर होती तो आज उसकी ऐसी दशा कतई ना होती। रश्मि की आंखें फिर से आंसुओं से डबडबा गई थी। रश्मि को लेटे लेटे कब नींद अपनी आगोश में ले ली ये रश्मि पता ना चला। सुबह हो चुकी थी। हर रोज की तरह आज भी सूर्य की किरणें खिड़की के रास्ते चोरी चोरी अपने नन्हे कदम राशि
के कमरे के अंदर बढ़ा रही थी। शीतल हवाएं अपनी शीतलता का अनुभव भी करा रही थी, पर रश्मि इन सब से अनजान अभी भी नींद की आगोश में गोते ही लगा रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज ने रश्मि को नींद की आलिंगन से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। महारानी को सोने से फुर्सत ही नहीं है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला हमसे ले रही हैं। अरे कमबख्त, अब उठ भी जा, दिन सिरे पे चढ़ आया है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रश्मि की सास की थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भूचाल आ गया हो, पर रश्मि के लिए ये कोई नई बात नहीं। वह चाहती तो अपनी सास को बदले में जवाब दे सकती थी, लेकिन उसके माँ बाप के संस्कारों की बेड़ियां ने उसके पांव को जकड़ रखा था। रश्मि हर रोज की तरह आज भी बिना कुछ कहे अपने काम में लग गई। आधा दिन गुजर चुका था, राहुल स्कूल और राजीव अपने जॉब पे जा चुके थे। रश्मि की सास भी किसी काम से बाहर गई थी। अगर पूरे घर में कोई रह गया था तो वह स्वयं रश्मि ही थी। रश्मि बीते दिनों की बातों से बहुत ही आहत और दुखी थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रश्मि ने अपने रूम की अलमीरा को खोला और फोटोज की पुरानी एल्बम निकाल करके देखने लगी। एक एक करके वो सारे एल्बम देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऐसे फोटो पे पड़ी जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही ना हो रहा था कि अभी अभी उसने जो देखा है क्या वह वाकई में हकीकत है या उसका कोई भ्रम है। उसने जो फोटो देखा था वह राजीव के फ्रेंड के ग्रुप फोटो थी और उस फोटो में राजीव के साथ मुकुल भी नजर आ रहा था। पर रश्मि के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि ना तो कभी मुकुल ने रश्मि को बताया कि वो राजीव का फ्रेंड है या वो उसे जानता है, और ना ही कभी राजीव ने ही मुकुल के बारे में ही उसे कुछ बताया था। रश्मि के मन में बस यही सवाल बार बार कटाक्ष किए जा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर रश्मि अभी भी निरुत्तर थी। मन में चल रहे सवालों के तूफानों ने रश्मि को इतना बेचैन कर दिया कि रश्मि उनके जवाब के लिए मुकुल के घर की ओर चल पड़ी। रश्मि तो जैसे अपना आपा ही खोज बैठी थी। वह मुकुल के घर पहुंच करके पागलों की तरह लगातार डोरबेल को बजाए जा रही थी। डोरबेल की आवाज़ सुन करके एक महिला दरवाज़ा खोलते हुए, मैडम आपको किससे मिलना है और आप ऐसे घंटी क्यों बजाए जा रही हैं? रश्मि आश्चर्य से, तुम कौन हो? महिला, मैं गरिमा हूँ, पर आप मुझसे ये कैसे, किस लहजे में बात कर रही हो? रश्मि, मुकुल कहाँ है? कमीने को बाहर निकालो। गरिमा, मैडम मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, यहाँ कोई मुकुल नहीं रहता है। रश्मि, देखो उसे सीधे सीधे बाहर निकालो वरना मैं हल्ला मचाऊंगी। गरिमा, मैडम आप पागल हो गई हो क्या? एक बार में बात समझ नहीं आती आपको? रश्मि पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुन करके अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वह भी रश्मि को यही बताते हैं कि यहाँ कोई मुकुल नहीं रहता, बल्कि पिछले 5 सालों से इस घर में गरिमा और उसके हस्बैंड मिस्टर तिवारी रहते हैं। रश्मि उन्हें मुकुल की फोटोज दिखाती है, पर सभी उसको पहचानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैडम जरूर आपको आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बल्कि हमें तो लगता है कि ये एड्रेस भी आपको जानबूझ करके गलत बताया गया है। रश्मि एक बार फिर निशब्द हो चुकी थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसके पांव उल्टे पांव वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता ही ना बचा था। अंततः रश्मि आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आ गई। उसके मन का द्वंद्व अपनी चरम सीमा पे था। देखते देखते दिन का सफर भी समाप्त हो चुका था। रात्रि अपने आगमन पे था। सभी घर आ चुके थे, पर रश्मि के सवालों के जवाब अभी भी वहीं थे। लेकिन वह पूछे भी तो किससे पूछे? रश्मि ने मन में निश्चय किया कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, वह आज इस किस्से को यहीं समाप्त कर देगी। पर वह अपनी बातों को राजीव के समक्ष रखती, इससे पहले ही राजीव उससे बोल पड़ा। राजीव, रश्मि तुम तलाक के पेपर पे साइन करो या ना करो, तलाक तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई बदनामी हो। अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पापा से 10 लाख रुपए की मांग करनी पड़ेगी। रश्मि, तुम्हारे जैसा घटिया और लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी किया। राजीव, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, पर जैसी तुम्हारी मर्जी।
रश्मि अपना भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम तो बस ये बता दो कि ये मुकुल कौन है। राजीव, मुकुल कौन है? मुकुल? रश्मि, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। राजीव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम उल्टे सीधे बात कर रही हो। रश्मि, वो तो वक्त बताएगा कि कौन उल्टा सीधा बात कर रहा है। तुम ये मत समझना कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी कर लोगे। राजीव, ब्लैकमेल? और मैं? तुम जैसे चरित्रहीन औरत को मैं क्या ब्लैकमेल करूंगा? रश्मि, कौन चरित्रहीन है इसका भी तो पता चल ही जाएगा। मुझे तो तुम बस ये बताओ कि ये मुकुल कौन है। राजीव, नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगी? रश्मि, कल तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा। राजीव, मुझे तुम्हारे कल का इंतजार रहेगा। रश्मि चाहती तो राजीव को बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके पास वह सबूत भी है जिससे साफ साफ पता चलता है कि राजीव और मुकुल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। पर वो नहीं चाहती कि अब राजीव को किसी भी कीमत पर उसकी किसी भी योजना के बारे में पता चले, इसलिए वह भी शांत हो गई और आने वाले कल के इंतजार में चुपचाप सो गई। रात्रि ने अपने बिखरे हुए काले चादरों को न जाने कब का समेट लिया था। सुबह की उजली किरणों ने घर के अंदर बाहर हर जगह अपना जाल फैला दिया था। चारों तरफ प्रकृति सुबह रूपी दुल्हन को संजोने में लगी हुई थी, पर एक दुल्हन ऐसी भी थी जो इस घर में अभी भी अपने भाग्य पर रो रही थी। वह दुल्हन कोई और नहीं, रश्मि ही थी। रश्मि अपने घर वालों से नाराज थी, परेशान थी, दुखी और मायूस थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी रश्मि ने कभी भी घर का काम ना छोड़ा था। बस यही कारण था कि रश्मि सुबह की चाय राजीव के लिए उसके बेड के बगल के टेबल पर रखने गई थी। राजीव भी इंतफाक से जाग चुका था। रश्मि चाय रख करके जैसे ही वापस जाने के लिए आगे बढ़ी, राजीव ने उसे टोंकते हुए बोला, राजीव, क्या हुआ? सारी हेकड़ी निकल गई? अरे अब तो सुबह भी हो चुकी है, क्या कर लिया तुमने मेरा? रश्मि, मैं क्या करूंगी ये तो वक्त ही बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। राजीव, वेट ही तो कर रहा हूँ। रश्मि दोबारा बिना कोई जवाब दिए रूम से बाहर निकल गई। रश्मि ने राजीव को जवाब तो बड़ी ही शांति से दे दिया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत ना था। उसके मन में चल रहे विचारों ने अब एक धधक रहे ज्वालामुखी का रूप ले लिया था, लेकिन यह ज्वालामुखी कब फटने वाला था यह तो स्वयं रश्मि को भी पता ना था। पर राजीव के बार बार उकसाने पर रश्मि अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और घर से बाहर निकल पड़ी। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब रश्मि घर ना आई तो रश्मि की सास ने राजीव को बोला। रश्मि की सास ने कहा, अरे बेटा जाके देख तो महारानी कहाँ चली गई? घर का सारा काम पड़ा हुआ है। राजीव, अच्छा हुआ भला इस घर से खुद ही चली गई। रश्मि की सास ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, वो हमारी बैंक है, बैंक। आज नहीं तो कल वो हमें ढेर सारा पैसा दे के जाएगी। राजीव, अम्मा ऐसा आपको लगता है, पर सही कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रश्मि बहुत ही तीखी खीर है, इसको पचाना कोई मामूली बात नहीं है। रश्मि की सास ने कहा, अगर वो इतनी तीखी है तो हम कौन से शहद हैं? राजीव, अम्मा सच कहूँ तो कभी कभी मुझे रश्मि से डर लगता है। रश्मि की सास ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। रश्मि की सास खुद को लालच के चोले में लिपटी हुई थी, लेकिन अब अपने बेटे को भी वही चोला पहनाना चाहती थी जिसे पहन करके कोई भी खुश ना रहने वाला था। इधर रश्मि भी एक नया कदम उठा चुकी थी। वह गुस्से में पास के थाने में पहुंच करके मुकुल और राजीव के खिलाफ उसके साथ हुए फ्रॉड के लिए एक एफआईआर दर्ज करवा चुकी थी। पहले तो पुलिस वालों ने उसके बातों को गंभीरता से ना लिया और उसको बहुत समझाया बुझाया कि ये घर का मामला है और बातचीत से ही सुलझ जाए तो अच्छा है, पर रश्मि उनकी एक ना मानी और अंत में उन्हें उसका एफआईआर दर्ज करना ही पड़ा। रश्मि को अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला था, वह वापस घर आ गई थी। उधर रश्मि की सास और राजीव दोनों ही आने वाले कल से बिल्कुल ही अनजान थे। अब समय था तो सिर्फ और सिर्फ तहकीकात का, जो कि पुलिस वालों को करनी थी। अगले ही दिन पुलिस वालों ने मुकुल को न जाने कितने कॉल किए, पर पुलिस वालों को रश्मि ने मुकुल का जो नंबर दिया था वो लगातार ही स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए सब इंस्पेक्टर मिस्टर प्रकाश ने अपनी तहकीकात राजीव से शुरू की और उसे कॉल किया। राजीव,
हेलो सब इंस्पेक्टर, मैं मोती नगर थाने से सब इंस्पेक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। आप जल्दी से थाने में आ जाएं। राजीव घबराते हुए, थाने से? सब इंस्पेक्टर, हाँ जी थाने से। राजीव तुम कौन हो? ऐसे मजाक मत करो। सब इंस्पेक्टर डांटते हुए, मिस्टर ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाया है। राजीव FIR? कैसा FIR? सब इंस्पेक्टर यहाँ आ जाओ, सब बता दूंगा। राजीव, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वह कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है। सब इंस्पेक्टर देखो, तुम्हें जो कहना है यहाँ आके कहना। राजीव, पर सर मेरी बात तो सुनो। सब इंस्पेक्टर राजीव की एक बात ना सुनता है और फोन काट देता है। राजीव मजबूरन थाने जाता है। सब इंस्पेक्टर जी, आपकी पत्नी का आरोप है कि आप और आपके घरवाले अक्सर उसे दहेज के लिए मारते पीटते हैं। राजीव, इंस्पेक्टर साहब ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खामोखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर, आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही उसका जवाब दें। राजीव जी, सब इंस्पेक्टर तुम अपनी पत्नी को मारते पीटते रहते हो, वह भी दहेज के पैसों के लिए। राजीव, सर ये सरासर झूठ है, जरूर रश्मि को किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। सब इंस्पेक्टर, क्या सच है और क्या झूठ है उसका पता तो हम लगा लेंगे, तुम तो ये बताओ कि ये मुकुल कौन है। राजीव घबराते हुए, कौन मुकुल? मैं किसी मुकुल को नहीं जानता। सब इंस्पेक्टर राजीव को फोटो दिखाते हुए, इस फोटो में तुम्हारे साथ यह कौन है? राजीव जी, मुझे नहीं पता कि यह कौन है। सब इंस्पेक्टर, वाह क्या बात है, तुमने किसी के साथ फोटो खिंचवाई लेकिन तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता और पहचानते भी नहीं, यह तो कमाल हो गया। राजीव, सर ये हमारे ऑफिस के पार्टी का ग्रुप फोटो है, हो सकता है ये किसी और डिपार्टमेंट में होगा, इसलिए मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, फिलहाल तुम घर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। राजीव, ठीक है सर। राजीव वापस थाने से घर की ओर निकल चुका था। उसका पूरा का पूरा शरीर एक अनजाने डर से कांप रहा था। घर पहुंच करके राजीव ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। राजीव की माँ ने कहा, सारी गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत थी मुकुल वाली प्लान बनाने की? खुदा ना खास्ता अगर मुकुल ने गलती से मुंह खोल दिया और हमारे बारे में अगर कुछ बता दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। राजीव, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मुकुल पर पूरा भरोसा है। राजीव की माँ, भगवान करे ऐसा ही हो। राजीव, अब कुछ दिन तक तुम रश्मि को कुछ नहीं बोलोगी। राजीव की माँ, ठीक है, नहीं बोलूंगी। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी रश्मि के घर वालों में चारों तरफ शांति ही शांति थी। अब रश्मि से कोई भी बदतमीजी से बात भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रश्मि के घर वालों ने इन बीते 2 दिनों में एक सभ्य समाज के लोगों का पाठ पढ़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि उनके जैसा सभ्य तो कोई था ही नहीं। पर रश्मि को अब इन सब से कोई फर्क ना पड़ने वाला था, उसका इरादा तो पक्का था। जब रश्मि ने पुलिस वालों के तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना देखी तो वह एक बार फिर थाने चली गई और पूछताछ करने लगी। रश्मि, सर क्या हुआ, मुकुल का कुछ पता चला? कांस्टेबल ने कहा, मैडम हम पता लगा रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। रश्मि, अब तो 2 दिन गुजर चुके हैं और आप लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। तभी सब इंस्पेक्टर रश्मि की बात सुन लेते हैं और बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर रश्मि को डांटते हुए, मैडम हमें अपना काम कैसे करना है हमें अच्छी तरह से आता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे, अभी आप जा सकती हैं। रश्मि, इंस्पेक्टर साहब अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ और अगर आप ही मुझसे ऐसी बातें करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। सब इंस्पेक्टर, देखिए रश्मि जी, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूं, पर हमारे भी अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं।
और हमें उन्हें फॉलो करना होता है। हाँ, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन सबको मैं सजा दिलवा के रहूंगा। रश्मि, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर प्रकाश के आश्वासन पर रश्मि वापस घर चली गई। इधर मिस्टर प्रकाश ने अपनी तहकीकात को एक बार फिर से तेज हवा दे डाला। मुकुल के सिम कार्ड के डिटेल्स से पुलिस मुकुल के घर तक पहुंची और उसे पकड़ करके थाने ले आई। अब बारी थी तो मुकुल से पूछताछ की। मुकुल, देखो सर, आप लोग झूठ मूठ मुझे यहाँ ले करके आए हैं। पुलिस, झूठ सच का तो अभी पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारा रश्मि के साथ क्या रिश्ता है और तुमने उसके साथ क्या फ्रॉड किया है। मुकुल घबराते हुए, सर रश्मि? कौन रश्मि? इंस्पेक्टर मुकुल के गाल पे एक जोर के थप्पड़ मारते हुए, हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। सीधा सीधा हम जो पूछ रहे हैं हमें बता दो, वरना हमें उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। मुकुल, अरे सर, आप तो खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। सर सच कहूँ तो रश्मि एक कैरेक्टरलेस लेडीज है और उसने ही मुझे अपने जाल में फंसाया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय रहते मेरी आंखें खुल गई और मैं बच गया। इंस्पेक्टर, तो तूने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर रखा था? मुकुल, सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। इंस्पेक्टर, मोबाइल चोरी हो गया या कोई और वजह थी? मुकुल, जी मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर, तुझे तो हम समझाएंगे। अरे रामलाल, जरा भाई की अच्छे से खातिरदारी तो करो। रामलाल, जी सर। रामलाल मुकुल को पकड़ करके एक दूसरे कमरे में ले जाता है और डंडे से उसे मारने लगता है। डंडे की पिटाई से मुकुल बहुत ही डर जाता है और बोलता है। मुकुल दर्द से चिल्लाते हुए, रोते हुए, बस करो, अब बस करो, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। रामलाल, तो चल फिर बोल। मुकुल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मति मारी गई थी जो मैं राजीव के बहकावे में आ गया था। मुझे क्या पता था वो मुझे ऐसे फंसा देगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। सब इंस्पेक्टर, राजीव को तुम कैसे जानते हो? मुकुल, क्योंकि राजीव मेरा दोस्त है। सब इंस्पेक्टर, राजीव तुम्हारा दोस्त है पर वो तो कहता है कि वो तुम्हें जानता ही नहीं। मुकुल, सर वह झूठ बोल रहा है। वह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। मैंने जो किया है उसके कहने पे ही किया है। उसे ही अपनी बीबी से तलाक लेना था तो मैं तो पागल था जो उसके बहकावे में आ गया। सब इंस्पेक्टर, वह तलाक लेना क्यों चाहता था? मुकुल, यह मुझे नहीं मालूम, प्लीज मुझे जाने दो। सब इंस्पेक्टर, इतनी भी क्या जल्दी है? मुकुल के बयान ने यह साबित कर दिया था कि उसने जो किया था वह राजीव के कहने पर ही किया था और राजीव रश्मि को एक चरित्रहीन औरत दिखाना चाहता था ताकि वो रश्मि को आसानी से तलाक दे सके। उधर रश्मि ने राजीव के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि राजीव और उसकी मां उसके साथ हमेशा दहेज के लिए मारपीट करते हैं और तलाक देने की धमकी देते रहते हैं। पुलिस वालों ने इन सब के आधार पर मुकुल और राजीव और रश्मि के सास के खिलाफ एक तगड़ी चार्जशीट कोर्ट में पेश की। राजीव और राजीव की मां ने रश्मि से लाख विनती की, मिन्नतें की, वो केस वापस ले लो, पर रश्मि ने उनकी एक ना सुनी। कोर्ट ने मुकुल, राजीव और राजीव की मां को सजा सुनाई और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। बाद में रश्मि ने राजीव से तलाक भी ले लिया। अब रश्मि सुखी थी, खुश थी, लेकिन उसे दुख था तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि उसने इस फैसले को लेने में काफी देर जो कर दी थी। तो मित्रों, नारी का सम्मान करें। नारी कमजोर नहीं होती है, नारी ममता और धैर्य की मूर्ति होती है। नारी को अपराजिता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। अगर नारी सृजन कर सकती है तो नारी विध्वस्त भी कर सकती है। किसी नारी को इतना परेशान मत करो कि उसे दुर्गा से काली का रूप लेना पड़े। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।